Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, I am going to discuss about remedial teaching. तो remedial teaching क्या होती है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कंडक्ट कराते हैं, तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। और हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बनाएंगे, प्री टेस्ट क्या होता है, पोस्ट टेस्ट क्या होता है, इसको हम किस तरह से बनाते हैं और इसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैं एक सैम्पल के साथ आपको सारा कुछ डिस्कस करूँगी। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कि रेमेडियल टीचिंग की मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसके स्टेप्स क्या हैं। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये जो रेमेडियल टीचिंग है, इसको बहुत सारी इसकी मीनिंग है, डेफिनेशन है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। तो देखिएगा रेमेडियल टीचिंग को किस तरह से डिफाइन किया गया। रेमेडियल मेजर शुड बी अडॉप्टेड टू रिमूव द वीकनेस एंड डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टूडेंट इन अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए ये रेमेडियल प्लान बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि रेमेडियल टीचिंग जो एक मेज़र है जो कि अडॉप्ट किया गया है स्टूडेंट्स की वीकनेस और डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए। उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो उसको उन डिफ़िकल्टीज़ को मेज़र करने के लिए और उनको रिमूव करने के लिए रेमेडियल प्लान हम बनाते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग का मतलब ये हो गया। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं बिलो के अकॉर्डिंग। तो बिलो ने इसको डिफ़ाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू बिलो, remedial teaching is a morale building and an interest building enterprise for the students। तो विलो के अकॉर्डिंग रेमेडियल टीचिंग जो है मोरल बिल्डिंग यानी कि उनका मनोबल बढ़ाने, एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग यानी कि उनकी रुचि बढ़ाने का एक एंटरप्राइज है, यानी कि एक तरह का उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव है। सॉरी, इसको हम इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं। एक एफर्ट है, एक इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन। Remedial teaching is essence is just good teaching that takes learner where is and through well-motivated activities, uh, well-motivated activities लीड्स हिम टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटेंस इन हिज एरियाज ऑफ वीकनेस। तो इनके अकॉर्डिंग रेमेडियल टीचिंग जो है ये एक गुड टीचिंग है जो कि स्टूडेंट्स को लीड करती है, उनको मोटिवेट करती है उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो कि उनके एरियाज ऑफ वीकनेस हैं, जिनमें उनको प्रॉब्लम है, जहाँ पे उनको वीकनेस है। तो उस वीकनेस को रिमूव करने के लिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक वेल मोटिवेटेड एक्टिविटी है। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है। आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि सभी के वर्ड्स और सबका डिफ़ाइन करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे इसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बोला है आपको वैसा का वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके स्टेप्स आ जाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग को कंडक्ट कराने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं, तो सब ये आपके अक्सर कंपटीशन में भी आ जाता है। जैसे सीटेट वगैरह में आपको कंपटीशन में मिल जाएगा कि रेमेडियल टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, तो उनको आपको ऑर्गेनाइज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो रेमेडियल टीचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि वो ऐसे स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है। तो जब आप स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग वीकनेस। सेकेंड स्टेप में आपको डायग्नोस करना है कि उनकी लर्निंग वीकनेसेस क्या हैं। तो इनको डायग्नोस करने के लिए आपको पहले प्री टेस्ट बनाना है, फिर उसके बाद आपको रेमेडियल प्लान बनाना होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग वीकनेस,
यानी कि डायग्नोज करना कि उनकी लर्निंग वीकनेसेस क्या हैं। तो हम प्री टेस्ट बनाएंगे, प्री टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट में हम एरर एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो जिस तरह की उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो जो गलतियाँ वो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टेप नंबर 4 करेंगे, फ्रेमिंग रेमेडियल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम उनके अकॉर्डिंग अपने रेमेडियल ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेंगे कि उनको क्या वीकनेस है, और हम जो प्लान बना रहे हैं तो उनकी जो वीकनेसेस हैं वो किस लिमिट तक हम रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से आप फ्रेम करेंगे अपने रेमेडियल ऑब्जेक्टिव्स को। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप है मेकिंग रेमेडियल प्लान। तो ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे, फिर आप अपना एक रेमेडियल लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेमेडियल प्लान एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका रेमेडियल प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आपको कितने दिनों तक उनको पढ़ाना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करेंगे। तो रेमेडियल प्लान उनको आप बनाएंगे, और फिर उसके बाद उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। ठीक है, तो जो पोस्ट टेस्ट होगा वो फॉर्मेटिव टाइप का होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप का लेंगे। एमसीक्यू होंगे उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हम उनसे पूछ लेंगे। तो उसके सिक्स्थ के बाद आएगा हमारा सेवेंथ, समेटिव असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ रेमेडियल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो समेटिव असेसमेंट होगा, यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट होगा, तो अचीवमेंट टेस्ट मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो उस टाइप का असेसमेंट टेस्ट होता है, तो उसको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा अचीवमेंट टेस्ट है, जो वो लास्ट स्टेप होता है हमारा रेमेडियल टीचिंग का। ठीक है, तो अब हम इस रेमेडियल प्लान को आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब आपको इसको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से आपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया। जब आप फाइल बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर देनी होती हैं। तो मैं उस टाइम ऑनलाइन टीचिंग कर रही थी, कोविड का टाइम था, तो उस टाइम मैंने स्टूडेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया है, तो ये मैंने यहाँ पे वर्ड्स में डिस्कस कर दिया है। While I was teaching calculus to 11th class students, I noticed that there are some students, they are not attentive in the class, and they do not even answering questions. And when I talked to the students, they started making excuses that someone said there is a network issue, and others said so that the regular classes were unable to attend, so I could not answer. तो इस तरह से students जो हैं वो डिफरेंट एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं कि किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी को क्लास का लिंक नहीं मिला है, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मैं जनरल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, वो आंसर नहीं कर रहे हैं। मतलब तो 9-10 लेवल के क्वेश्चन भी आंसर नहीं कर रहे हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, उन स्टूडेंट्स के आपको नेम भी देने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी स्टूडेंट्स जो हैं आपकी क्लास के, जो जिनको रेमेडियल प्लान की ज़रूरत है, जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहाँ पे उनके नेम भी दे देंगे। मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के नेम। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के नेम भी लिख देने हैं। फिर उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप पे आना है। सेकेंड स्टेप क्या है, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग वीकनेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग वीकनेसेस हैं उनको आपको डायग्नोज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखते हैं। अब लर्निंग वीकनेसेस को हम डायग्नोज करने के लिए क्या करेंगे, टू डायग्नोज द लर्निंग वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स आई टुक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ दोज 5 स्टूडेंट्स। तो जो 5 स्टूडेंट्स थे उनका मैंने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया। डायग्नोस्टिक टेस्ट वाज बेस्ड ऑन मिनिमम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो हम प्री टेस्ट बनाते हैं, यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, हम मिनिमम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है। तो देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग में जब हम जो टेस्ट बनाते हैं तो बहुत कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनसे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप काफ़ी होता है। ठीक है,
ओके, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक सैम्पल है जो मैंने टेस्ट बनाया था। तो इसमें सबसे ऊपर हम हेडिंग डालते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, और सब्जेक्ट डालते हैं, क्लास डालते हैं, और मिनिमम मार्क्स क्या होंगे इसके, और मिनिमम मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन, और फिर उसके बाद आप नोट करके लिख देते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और उसके बाद सेक्शन ए होगा। फिर आप पहले मैंने स्टार्टिंग में लिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे सेक्शन ए है, और उसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, और उसके बाद ये मेरा सेक्शन बी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो आंसर शीट है स्टूडेंट की, वो मैंने चेक करी है। तो जो स्टूडेंट्स के उन्होंने जो आंसर किए हैं उनको मैंने चेक किया है। तो यहाँ पे जो भी गलतियाँ उन्होंने की हैं, तो उनको मैंने चेक करने के बाद उनका टोटल मार्क्स आए हैं 3 आया है 10 में से। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एरर एनालिसिस करना है। आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट आई चेक द आंसर शीट ऑफ स्टूडेंट्स वी शोड दैट दे हैड प्रॉब्लम्स इन rationalization and factorization because they do not remember algebraic identities well, they do not understand the indeterminate form of the limit। तो मैं लिमिट चैप्टर पढ़ा रही थी 11th क्लास के स्टूडेंट्स को, जो कि कैलकुलस का टॉपिक है। तो उनको वहाँ पर जो लिमिट, वो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे रहे थे, और उसको उसमें मिस्टेक कर रहे थे कि क्या था कि उनको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह अच्छे से रिवाइज़ नहीं थी। क्योंकि ये तो 10th में हम पढ़ लेते हैं, तो 9 10 का ही टॉपिक है, तो उनको पता नहीं था। तो जिसकी वजह से वो गलतियाँ कर रहे थे, तो उनको एक मतलब एक रिवीजन टेस्ट चाहिए था। तो ये मैंने यहाँ पे एरर एनालिसिस कर लिया कि उनको डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आती है, उनको रैशनलाइजेशन नहीं आ रहा है, और उनको फैक्टराइजेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं। ठीक है, अब देखिए आप, जो भी मैंने एरर एनालाइज किए हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने रेमेडियल ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए हैं। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब वहाँ पे क्या था कि स्टूडेंट्स जो थे उनको डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, वो डायरेक्ट लिमिट लगा के छोड़ दे रहे थे, जो कि गलत हो रहा था। तो मैंने क्या किया है, पहला ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को समझ पाएंगे। दूसरा मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। एंड थर्ड मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइनल फैक्टर्स बाई स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड फैक्टर्स बाई यूजिंग आइडेंटिटीज़। एंड फोर्थ मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स वगैरह वो समझ जाएंगे जिसमें वो गलतियाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने बनाया स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशंस। एंड students will be able to solve problems related to rationalization of algebraic expressions। and next objective है students will be able to list formulas related to algebra of limits। ठीक है, तो ये मेरे रेमेडियल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। रेमेडियल ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद यहाँ पे लगभग मैंने 10 ऑब्जेक्टिव्स बना दिए हैं जो जो एरर्स थी उनके अकॉर्डिंग। तो 8th ये है मेरा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑफ लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिमिट। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं उनसे पुटअप करूँगी तो उनके आंसर कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिमिट ऑफ फंक्शंस। तो